हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला पॉइंट है चुनाव आयोग का नेशनल आइकॉन। दोस्तों, भारत के संविधान में भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक का प्रावधान किया गया है और इसी के तहत एक और अनुदेशीय धारा आता है निर्वाचन आयोग से संबंधित, यानी प्रतिनिधित्व अधिनियम। अधिनियम 1951 और इसकी धारा 29 ए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। धारा 29 ए यानी कि निर्वाचन से संबंधित, और मतदाता दिवस आपको पता है कब मनाया जाता है? मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। यानी भारत के संविधान में सारे विवरण दिए गए हैं। अध्यादेश के माध्यम से, अनुदेश के माध्यम से, आदेश के माध्यम से, मतदाता दिवस के माध्यम से, यानी कि राजनीतिक प्रणालियों में मतदान को प्रोत्साहित करने के लिए सारी व्यवस्थाएं हैं। साथ ही साथ निष्पक्ष चुनाव कराया जाए, ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी भी है। चुनाव आयोग चुनाव भी कराता है, लेकिन चुनाव केंद्रीय और राज्य स्तर का। राज्य स्तर का मतलब हुआ विधानसभा, राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, एमपी का चुनाव यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और एमएलए का चुनाव, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का चुनाव, एमएलसी का चुनाव, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल का चुनाव, ये तो करवाता है भारत का निर्वाचन आयोग। लेकिन जो लोकल गवर्नमेंट है, स्थानीय शासन है, स्थानीय शासन का मतलब हो गया पंचायत चुनाव, नगरपालिका चुनाव, ये करवाता है राज्य निर्वाचन आयोग। इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग है। आयोग अनुच्छेद 243। तो साथियों, चुनाव आयोग ने अभी घोषणा किया है कि आगामी आने वाले नवंबर में 3 नवंबर से 6 नवंबर के मध्य में 6 राज्यों में 7 विधानसभा चुनाव होने हैं, वो भी उपचुनाव। कब होने हैं? नवंबर माह में, यानी 3 नवंबर से 6 नवंबर के मध्य 6 राज्यों में। राज्य कितने होंगे? 6 राज्यों में 7 सीटों पे, 7 एमएलए के सीटों पर उपचुनाव होना है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त ने इसकी घोषणा करते हुए, अब मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है? तो ये हैं राजीव कुमार। इन्होंने इस चुनाव की घोषणा करते हुए एक घोषणा और किया
कि भारत का चुनाव आयोग का नेशनल आइकॉन कह सकते हैं या ब्रांड एम्बेसडर कह सकते हैं, आइकॉन बनाया गया है अभिनेता पंकज त्रिपाठी को। ये मिर्ज़ापुर के कालीन भैया ही हैं। मिर्ज़ापुर के कालीन भैया को नेशनल आइकॉन बनाया गया है मुख्य निर्वाचन आयुक्त के द्वारा, और इन्हें इसलिए बनाया गया है कि मतदाता को जागरूक करें, मतदाता को जागरूक करें और सभी को मतदान करने के लिए प्रोत्साहित करें। मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है और मतदान हर व्यक्ति को करना चाहिए। उनका ये अधिकार मिला है अपने शासन सत्ता को चलाने के लिए, तो उसका प्रयोग जरूर करना चाहिए। तो यहाँ पे प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे? यहाँ से प्रश्न अगर परंपरागत पूछे जाएंगे तो चुनाव आयोग से संबंधित पूछे जाएंगे। याद रहे 1993 के पहले चुनाव आयुक्त एक सदस्यीय था। 1993 के बाद में बहुसदस्यीय हो गया है। चुनाव आयोग बहुसदस्यीय हो गया है, यानी कि 3 आयुक्त होते हैं, एक प्रमुख होते हैं, 2 अन्य होते हैं, लेकिन मानदेय वेतन भत्ता सब कुछ बराबर होता है। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा जाएगा कि अगर परंपरागत पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा भारत का निर्वाचन आयोग संविधान के किस भाग में है? तो आपको पता हो भाग 15 में है। अनुच्छेद नहीं पूछेगा, फिर भी आपको याद कर लेना है 324 अनुच्छेद से 329 तक जो है भारत का निर्वाचन आयोग उससे संबंधित है। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त तो कौन है? तो राजीव कुमार हैं। राजीव कुमार ने भी हाल ही में किसे सबसे बड़ा पेट क्वेश्चन 1 लाइनर में आएगा कि चुनाव आयोग का नेशनल आइकॉन किसे बनाया गया है? तो चुनाव आयोग का नेशनल आइकॉन अभिनेता पंकज त्रिपाठी को बनाया गया है। बस इतना आपको याद रखना है, पंकज त्रिपाठी को चुनाव आयोग का नेशनल आइकॉन बनाया गया है। एक प्रश्न और पूछ सकता है कि मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। बस इतना आपको याद रखना है चुनाव से संबंधित। अगला पॉइंट है तेलंगाना का आरक्षण प्रतिशत बढ़ करके 54 हो गया है। देखिए हमारे भारत के संविधान में अनुच्छेद 16 के क्लास 4 में आरक्षण से संबंधित प्रावधान किया गया है। हमारे मौलिक अधिकार में यानी फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 16 के क्लास 4 में कहा गया है आरक्षण की बात, यानी कि अनुच्छेद 16 के क्लास 4 में आरक्षण SC ST महिला इन सभी के लिए स्पेशल प्रोविजन किया गया है। और एक बात और, भारत के संविधान के तहत एक बात ये भी कही गई है कि आरक्षण किसी भी हद तक 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप आरक्षण दीजिए 50% के अंदर ही दीजिए, और इसी को ध्यान में रख करके 8%, 23% और 27%, 27% ST SC BC इनको दिया गया था, और ये टोटल मिला करके हो जाते थे 49%,
के आसपास। यानी कि इसी में महिलाओं के लिए अपने अपने ग्रुप में अगर वो एसटी की महिला है तो उसे अपने 8% में आरक्षण प्राप्त होगा, एससी की महिला है तो 16 में, ओबीसी की महिला है तो 27 में। लेकिन आगे चल करके एक संविधान संशोधन किया जाता है और ईडब्ल्यूएस में 10% कर दिया जाता है। यानी जो इकोनॉमिकली वीक हैं उनके लिए प्रावधान होता है, लेकिन उसे माना जाता है कि उसे 50% से ज़्यादा आरक्षण ना माना जाए, वो इसी में अलग से उनके लिए पद निकाल दिया जाएगा। अब जो भी है कुल मिलाकर के आरक्षण हो गया इनडायरेक्ट 60%। भाई जितना पोस्ट निकलेंगे उस हिसाब से आरक्षण का प्रोविज़न होगा, लेकिन अभी भी ईडब्ल्यूएस के आधार पे इसे 60% नहीं माना गया था, क्योंकि माना जाता था कि अगर 100 सीट निकाली गई है तो उसमें अलग से 10 सीट और निकाल दिया जाएगा ईडब्ल्यूएस के लिए, लेकिन इसमें आरक्षण नहीं बढ़ाया जाएगा। अब ये किस तरह का सरकार का अपना नियम है सरकार समझे, लेकिन जो कि 50% का उल्लंघन नहीं होना है ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता था। लेकिन कई राज्यों ने अपने अपने राज्यों में इसका उल्लंघन करना प्रारंभ कर दिया। उल्लंघन कहें या आवश्यकता कहें या वहाँ की बाहुल्यता को ध्यान में रख करके उनके लिए न्याय कहें। अब जो भी है, पहला राज्य तमिलनाडु था। तमिलनाडु ने अपने यहाँ पे आरक्षण की सीमा को बढ़ा करके 69% कर दिया था और ये 50% से 19% ज़्यादा था, लेकिन ये वर्तमान में भी यही लागू है। उन्होंने अपने विधानसभा में एक संशोधन के माध्यम से, देखिए संविधान का संशोधन करना ये संसद का अधिकार है, लेकिन विधानसभा में किसी नियम या विनियम को बनाना ये राज्य का अपना अधिकार है। हाँ, कोई एक ऐसा राष्ट्रीय मुद्दा हो जाता है तो राज्य संसद को सिफारिश करती है या केंद्र को सूचना देती है या राष्ट्रपति की अनुमति चाहती है, और यदि उसके अपने बस में है तो गवर्नर से सूचना दे करके उसे अनुमति प्राप्त करके सरकार नियम बना सकती है। तमिलनाडु ने 69% आरक्षण कर दिया था। उसके बाद कई राज्यों ने धीरे धीरे अपने यहाँ कानून बनाना प्रारंभ किया और नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों ने इस प्रावधान को किया था। अभी हाल ही में तेलंगाना का आरक्षण प्रतिशत बढ़ करके 54 हो गया है। यानी कि 54% आरक्षण कहाँ का हो गया है? तेलंगाना का। तेलंगाना में पहले 50% ही आरक्षण था, लेकिन वहाँ की जो एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति को, शेड्यूल्ड ट्राइब्स को मात्र 6% आरक्षण प्राप्त था। और जब सितंबर माह में, ध्यान रहे 13 से 18 सितंबर को तेलंगाना एकता दिवस मनाया गया। साथ ही 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस, इसी को कई जगह पे तेलंगाना मुक्ति दिवस के रूप में देख लिया जाता है, ये मनाया गया। और इसी समारोह में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव इन्होंने एक घोषणा किया था और कहा था कि हम एसटी के आरक्षण को बढ़ा करके 6% से
10% कर देंगे। अब ये जो 4% बढ़ेगा तो ऐसा तो नहीं है कि किसी में कम करके बढ़ेगा, मैनेज किया जाएगा। उन्होंने इसमें बढ़ाने की बात कही थी। और जब ये 4% बढ़ा के देंगे तो 50 से 4% बढ़ करके 54% आरक्षण हो गया। यानी कि तेलंगाना राज्य में भी जो 50% की सीमा है वो बढ़ गई है। तेलंगाना सरकार ने एसटी के लिए शिक्षा और रोजगार क्षेत्र में, याद रहे क्षेत्र भी देख लीजिए, क्षेत्र है शिक्षा और रोजगार, पढ़ो और कमाओ। इसके लिए आरक्षण की सीमा 6% से बढ़ा करके 10% कर दिया गया है। और इतना ही नहीं, 1 अक्टूबर 2022 से लागू भी कर दिया गया है। आरक्षण के नए स्वरूप के बाद यह प्रतिशत बढ़ करके 54 हो गया है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना मुक्ति दिवस या हैदराबाद मुक्ति दिवस पर यह घोषणा किया था। और पहला राज्य तमिलनाडु है जिसने 50% के आरक्षण की सीमा को बढ़ाया था। तो यहाँ पे जो प्रश्न पूछे जाएंगे वही एक ही पूछे जाएंगे कि किसके क्षेत्र में बढ़ाया गया है, तो एसटी को बढ़ाया गया है 6 से 10% कर करके। अगला पॉइंट है चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2022। देखिए, नोबेल पुरस्कार जो है एक स्वीडिश वैज्ञानिक थे। स्वीडिश मतलब स्वीडन के एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल के पास में जितनी संपत्ति थी, ये बहुत बड़े वैज्ञानिक थे और इनका हमेशा जो रुचि रहता था खोज में, नए नए क्रिएटिव कार्य करना इनकी फितरत होती थी। लेकिन जब इनका अंत समय आया तो इन्होंने अपनी पूरी संपत्ति का एक वसीयत बनाया और उसमें लिखा कि हमारी पूरी संपत्ति को एक ट्रस्ट बना दिया जाए और साथ ही उससे प्राप्त ब्याज, इंटरेस्ट, ब्याज से प्रतिवर्ष वैज्ञानिकों को पुरस्कार दिया जाए। वैज्ञानिकों को पुरस्कृत किया जाए। अब इसका सीधा अर्थ यही था कि ये चाहते थे कि नए नए खोज जो वैज्ञानिक करें उन्हें पुरस्कृत हमारे पैसे से किया जाए। बहुत महान सोच थी ये, छोटी बात नहीं है। अपनी पूरी जिंदगी की कमाई को एक ट्रस्ट के माध्यम से सरकार की जिम्मेदारी बना दी जाए कि उससे प्राप्त इंटरेस्ट को विश्व भर के, ऐसा भी नहीं था कि खाली स्वीडिश के वैज्ञानिक के लिए था, विश्व भर के कहीं के भी वैज्ञानिक हों, कोई भी नए नए क्रिएटिव कार्य करें, उनको पुरस्कार प्राप्त करने की जिम्मेदारी हो। और ये भी बात कही कि विश्व में शांति बनी रहे और साहित्य का परिचम रहे। मतलब ये खोजी प्रवृत्ति के थे, लेकिन शांति, हर वैज्ञानिक शांति चाहता है, ये भी शांति चाहते थे। तो अपने वसीयत में इन्होंने कहा था कि हमारे
पूरी संपत्ति से प्राप्त इंटरेस्ट के माध्यम से वैज्ञानिकों को पुरस्कृत किया जाए। 1895 में इन महोदय के वसीयत को ध्यान दिया गया और उसके बाद में एक नोबेल फाउंडेशन बनाया गया। एक नोबेल फाउंडेशन बनाया गया। कब बनाया गया? 1900 ईस्वी में। और उसमें 5 क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिए जाने की बात कही गई। अब वो 5 क्षेत्र कौन कौन से होंगे? पहला है भौतिकी क्षेत्र। देखिए, पहला दूसरा कोई हायरार्की नहीं है, आप ऐसे मिटा दीजिए। भौतिकी, फिर रसायन, चिकित्सा क्षेत्र, शांति, और साहित्य। इन 5 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई और प्रतिवर्ष पहली बार 1901 में इन 5 क्षेत्रों को पुरस्कृत किया गया। और तभी से प्रतिवर्ष यह पुरस्कार दिया जाता है। लेकिन 1968 में एक बैंक है, स्वेरिजेंस रिक्स बैंक। स्वेरिजेंस रिक्स बैंक ने अल्फ्रेड नोबेल के याद में स्मृति में अर्थशास्त्र को भी नोबेल दिए जाने की बात कही। उसके बाद से ये 5 क्षेत्र बढ़ करके अब हो गए 6 क्षेत्र, यानी इसमें अर्थशास्त्र भी जुड़ गया। तो साथियों, नोबेल पुरस्कार इन 6 क्षेत्रों से दिया जाता है, जिनमें अभी हाल ही में चिकित्सा के क्षेत्र यानी मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार की घोषणा किया गया है। अब धीरे धीरे सभी क्षेत्रों के पुरस्कार की घोषणा किया जाएगा। अभी मैं एक चिकित्सा बता देता हूं, बाद में सभी समरीज रूप में बताऊंगा। तो चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। किसको दिया गया? एक वैज्ञानिक है स्वीडन के, उनका नाम है स्वाते पाबो। स्वाते पाबो डॉक्टर हैं और वैज्ञानिक भी हैं। स्वीडन के हैं स्वाते पाबो। इन्हें फिजियोलॉजी या मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा किया गया है। इन्हें सम्मानित किया जाएगा। एक तो यह होता है कि किस क्षेत्र को किसे मिला है, और दूसरा जिसे मिला है क्यों मिला है, ऐसा उन्होंने क्या कार्य कर दिया है जिससे मिला है। तो स्वाते पाबो महोदय, इन्होंने मानव के क्रमिक विकास की खोज किया है और मानव के क्रमिक विकास के खोज में जीनोम की खोज किया है। याद रहे, ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आने वाले
1 साल तक किसी भी एग्ज़ाम में ये टकरा सकते हैं। तो मेडिसिन के क्षेत्र में स्वीडन के वैज्ञानिक स्वाते पाबो को फिजियोलॉजी मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 देने की घोषणा की गई है। इन्होंने मानव के क्रमिक विकास व जीनोम की खोज किया है और इसके लिए यह पुरस्कार इन्हें दिया गया है। बाकी मैंने आपको बता दिया स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल और इनका नोबेल फाउंडेशन कब से शुरू किया गया, कब हुआ, कितने क्षेत्र को दिया जाता है। अगला पॉइंट है हेलीकॉप्टर प्रचंड। देखिए प्रचंड जो हेलीकॉप्टर है भारतीय वायुसेना में शामिल कर लिया गया है। याद रहे भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है और ये पूर्णतः स्वदेशी है, स्वदेश में निर्मित किया गया है। 3 अक्टूबर को हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने राजस्थान में जोधपुर वायुसेना केंद्र पर एक समारोह के माध्यम से समारोह के माध्यम से 143 हेलीकॉप्टर यूनिट में शामिल किया। 143 हेलीकॉप्टर यूनिट, देखिए यूनिट का नाम है 143 हेलीकॉप्टर यूनिट, और जो प्रचंड हेलीकॉप्टर बनेंगे वो 15 होंगे। 15 हेलीकॉप्टर बनाए जाएंगे यानी शामिल किए जाएंगे, जिनमें से एक शामिल हो चुका है। तो राजस्थान में जोधपुर वायुसेना केंद्र पर एक समारोह के माध्यम से इसे 143 हेलीकॉप्टर यूनिट में शामिल किया गया है। रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। स्वदेश में निर्मित हल्के लड़ाकू विमान, हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर, याद रहे कि ये हल्का भी है और लड़ाकू भी है। औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में इसे शामिल कर लिया गया है। कहाँ शामिल किया गया है? जोधपुर वायुसेना केंद्र में 143 हेलीकॉप्टर यूनिट में शामिल किया गया है। इस हल्के हेलीकॉप्टर का नाम प्रचंड रखा गया है। प्रचंड प्रचंड प्रचंड। एक हवा चलता है प्रचंड 50, चीखता खास्टा, गरजता 40, तो प्रचंड 50 है, ये बहुत वेग वाला होता है, इसलिए शायद उसी के रूप में, उसी के नाम पर इसका नाम प्रचंड रख दिया गया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा यह स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया है और विकसित किया जा रहा है। तो एक को शामिल कर लिया गया है, 14 अभी बाकी हैं, यानी टोटल 15 हेलीकॉप्टर शामिल किए जाएंगे। तो यहाँ से प्रश्न कैसे आएगा? यहाँ से प्रश्न आएगा कि अभी हाल ही में लड़ाकू विमान यानी लड़ाकू हेलीकॉप्टर को शामिल किया गया है, उसका नाम प्रचंड है, वो सेना के किस रूप में शामिल किया गया है? थल सेना, वायुसेना, जल सेना या सशस्त्र बल में? तो ये वायुसेना में शामिल किया गया है। हेलीकॉप्टर का नाम प्रचंड है, शामिल वायुसेना में किया गया है। ये हल्का भी है और लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। जब यूनिट पूछा जाएगा तो 143 हेलीकॉप्टर यूनिट में शामिल किया गया है। कहाँ पे शामिल किया गया है? तो जोधपुर वायु बेस पर, वायुसेना केंद्र पर एक समारोह के माध्यम से शामिल किया गया है। इसे बनाया किसने है? तो हिंदुस्तान
एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने बनाया है। HAL ने बनाया। तो साथियों, मैं अपने क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूं और आप लोगों से निवेदन करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।